हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 100 क्वेश्चन का पार्ट 1 इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लेना। इन टॉप 100 क्वेश्चन में मैं पूरी रीजनिंग कवर करने वाला हूँ और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप चाहते हैं रीजनिंग की, मैथ की और ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट की वीडियो आपको डेली मिलती रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर शेयर किया करें अपने दोस्तों को ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके, और वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए लगातार वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से। कथन क्या दिया गया है? चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए, कथन क्या बोल रहा है कि चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं तो इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। तो कथन में ये बोला जा रहा है कि जो अंडे देता है वो ही पक्षी होता है। तो यहाँ पे देखिए निष्कर्ष देखते हैं हम क्या निकलता है। सभी पक्षी अंडे देते हैं, तो ये पहले वाला राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे बोला चमगादड़ अंडे नहीं देते तो इसलिए पक्षी नहीं है, तो इसका मतलब पक्षी अंडे देते होंगे, यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। तो सभी पक्षी अंडे देते हैं, ये आपका पहले वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। दूसरे वाला है केवल पक्षी अंडे देते हैं, तो ये कहना गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें केवल वर्ड यूज कर लिया गया है। केवल पक्षी अंडे देते हैं तो ये कहना गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम ये तो बोल सकते हैं कि सभी पक्षी अंडे देते हैं, बट ये कहना कि केवल पक्षी अंडे देते हैं तो ये बोलना गलत हो जाएगा क्योंकि कथन में केवल कहीं पे भी यूज नहीं किया गया पक्षियों के लिए। यहाँ पे बोला जा रहा है, दोबारा से पढ़ लेते हैं, चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। इसका मतलब पक्षी होने के लिए अंडे देने जरूरी हैं, बट ये कहना कि केवल पक्षी अंडे देते हैं ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब निष्कर्ष पहले वाला राइट रहेगा, दूसरे वाला रॉन्ग हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस टाइप के कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। ये भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है और दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। देखिए मिस मत करिएगा बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? कुछ मछलियां मगरमच्छ है, कुछ मगरमच्छ सांप है, कोई सांप कछुआ नहीं है, सभी कछुए मेंढक है। तो सबसे पहले इसका एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। कुछ मछलियां जो है वो मगरमच्छ है, तो आप वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? आप सबसे पहले एक मछली का एक गोला बनाएंगे और यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ मछलियां मगरमच्छ है, तो हल्का सा मछली वाले वेन डायग्राम में यानी गोले में कट लगाएंगे और मगरमच्छ वाले वेन डायग्राम को बना देंगे। तो ये क्या शो कर रहा है? कुछ मछलियां मगरमच्छ है। इतना क्वेश्चन हमारा हो चुका है। दूसरी लाइन पढ़ते हैं। कुछ मगरमच्छ सांप है, तो आप क्या करेंगे? कुछ मगरमच्छ सांप है तो मगरमच्छ वाले में भी हल्का सा इस तरीके से कट लगाएंगे और सांप वाला वेन डायग्राम बना देंगे, तो कुछ मगरमच्छ सांप हो गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला जा रहा है? तीसरी लाइन में कोई सांप कछुआ नहीं है। तो कोई, जब किसी के बीच में नहीं वाली सिचुएशन होती है तो हम क्या करते हैं? उसे बिल्कुल अलग बनाते हैं। तो कछुआ, कोई कछुआ सांप नहीं है, तो इसका मतलब कछुए वाला वेन डायग्राम अलग बनेगा और सांप से हटके बनेगा, यानी कि इनके बीच में कोई दूरी है ना, इनके बीच में कोई भी रिलेशन शो नहीं करना है। लास्ट वाली लाइन में क्या बोला जा रहा है? सभी कछुए मेंढक हैं। तो भाई सभी कछुए मेंढक कब हो सकते हैं? देखिए कछुए को पूरा का पूरा कवर करेगा मेंढक वाला वेन डायग्राम, तो इस कंडीशन में सभी के सभी कछुए मेंढक हो जाएंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा वेन डायग्राम बन चुका है। अब थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन के निष्कर्ष पे जाने से पहले। देखिए यहाँ पे मछली और सांप के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बताया नहीं गया, यानी कि इनके बीच में कोई भी बात नहीं बोली गई है कथन में, तो इनके बीच में कुछ भी बोला जाए हम वो नहीं मानेंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखिए मेंढक और सांप के बीच में कोई बात नहीं बोली गई, कछुए और सांप के बीच में बोली गई है, तो मेंढक और सांप के बीच में अगर कुछ भी बोला जाता है वो भी हम नहीं मानेंगे। इस तरीके से आपको कुछ सोचना है, बाकी अभी मैं आपको निष्कर्ष के साथ साथ चीज़ें क्लियर करूंगा। कोई सांप मेंढक नहीं है, भाई कोई सांप मेंढक नहीं है। सांप और मेंढक के बीच में मैंने आपको क्या बताया कि कुछ भी बोला जाए हमें नहीं मानना है। कुछ भी, चाहे नहीं बोला जाए चाहे है बोला जाए, हमें क्या नजर आ रहा है? इनके बीच में रिलेशन नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में इनके कथन में इनके रिलेटेड, सांप और मेंढक से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला गया है, तो हमें भी कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहले वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पूरा वेन डायग्राम पे भी हम नहीं जा सकते क्योंकि वेन डायग्राम में कुछ चीज़ें शो नहीं होती है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोली जाती है, तो आपको निष्कर्ष में भी उनको शो नहीं करना है। ठीक है, तो कोई सांप मेंढक नहीं है यहाँ पे बोला है नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते कि नहीं है, ना हम ये बोल सकते कि है।
ठीक है। हम ये भी नहीं बोल सकते कि कोई सांप मेंढक है और ये भी नहीं बोल सकते कि कोई सांप मेंढक नहीं है, क्योंकि सांप और मेंढक के रिलेशन में कुछ भी यहाँ पे बोला नहीं गया है। दूसरी लाइन में क्या बोला जा रहा है, कुछ मेंढक कछुए हैं, तो कुछ मेंढक कछुए हैं। देखिए यहाँ पे मेंढक कहाँ पे है और यहाँ पे कछुए कहाँ पे है, ये है। तो सारे के सारे कछुए जब मेंढक है तो कुछ मेंढक तो कछुए हो ही सकते हैं ना, तो यहाँ पे ये वाला राइट हो जाएगा, दूसरे वाला आपका राइट रहेगा। ठीक है। तीसरा है कि कुछ मछलियां मेंढक है, कुछ मछलियां मेंढक है। देखिए मछलियां कहाँ पे है, ये है। मेंढक कहाँ पे है, ये है। तो इनके बीच में कोई रिलेशन बताया गया नहीं, बताया गया, तो इनको भी हम नहीं मानेंगे। तो आपका सिर्फ केवल ऑप्शन सेकंड वाला ही राइट रहेगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों ये बताइए समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मुझे चीज़ें क्लियर हो जाए कि हाँ आपकी समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको बताना है कि भिन्न कौन सा है। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन भिन्न है। ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भिन्न है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि इसमें लग रहा है मेरे को, देखिए डी ऑप्शन इसमें भिन्न होगा, क्योंकि ए को भी हम किस तरीके से बना रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ों को कुछ डंडों को मिला के बना रहे हैं। एफ को भी हम डंडों को मिला के बना रहे हैं, के को भी। बट डी एक आपका ऐसा है जिसमें कोई भी डंडा मतलब इस तरीके से मिला के नहीं, एक बार रखा पूरा बन गया। के में भी हम हाथ को उठा के बनाते हैं, यानी कि के को ऐसे बनाते हैं। एफ में भी हम ऐसे बनाते हैं, ए में भी हम ऐसे बनाते हैं। बट डी आपका पूरा ये बन जाता है, हम ये भी चीज़ें बोल सकते हैं। मतलब थोड़ा सा अजीब तो है भिन्न निकालना इसमें से, बट इसमें ऑप्शन डी ही आपको भिन्न लगेगा किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से देख लीजिए। ए, एफ और के एक सिमिलर हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई सा और लगता है ऑप्शन तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी जल्दी से बताइए कौन सा भिन्न होगा। अगर मैं यहाँ पे डी ऑप्शन की बात करूँ तो 3 और 2 कितना होता है, 5, तो यहाँ पे ऊपर लिख दिया गया 5। 4 और 3 कितना होता है, 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिया गया। 1 और 0 को प्लस करेंगे तो 1 ही रहेगा, ये भी आपका हो गया। पर 4 और 2 कितना होता है, 6, बट यहाँ पे 2 लिखा गया। इसका मतलब ये ही भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो बताते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन नंबर डाल के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट काम मेरा रहेगा कि मैं आपको कैसे समझाऊंगा दूसरी तीसरी वीडियो में जैसे भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बोला जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं ओर से 9वें और बाएं ओर से छठे अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 9वें अक्षर कौन सा हो जाएगा, आर, और छठा अक्षर कौन सा हो जाएगा बाएं ओर से, एफ हो जाएगा। अब इनके बीच में जो अक्षर आए उनमें से आपका ठीक बीच में कौन सा है, यानी कि जो इनके बीच में बच गए वो आपको बताना है। देखिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए मैंने आपको बता ही दिया कि दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा, आर। दाएं से यानी कि दाएं साइड ये होती है, तो इससे 9वां अक्षर आर हो जाएगा, और इधर से बाएं ओर से 9वां अक्षर एफ हो जाएगा। अब इनके बीच में कौन कौन से अक्षर बच गए हैं वो लिख लेते हैं। एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, यहाँ तक मतलब हमने पूरे बीच में ये बच गए, ये हमने लिख लिए। अब इनके बीच में कौन सा अक्षर आता है भाई देख लीजिए। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड से काउंट कर लेंगे। 1 इस तरीके से काटेंगे, ठीक है, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, बीच में क्या बचा, एल, तो आपका एल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत सिंपल लगा होगा आपको जैसे मैंने बताया, बट इसको खुद ट्राई किया करें। जब भी क्वेश्चन आपको लगे कि बहुत सिंपल था, आप उसे पहले ही ट्राई करके देख लिया करें, क्योंकि आंसर जब आ जाता है उस टाइम पे इजी लगने लगती है चीज़ें। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ट्राई किया करें। मैं इसमें बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर आप खुद ट्राई करके देखते हैं ना, अगर क्वेश्चन नहीं होता है और उसके बाद समझते हैं तो समझ में भी बहुत जल्दी आ जाता है। अगर आप ट्राई नहीं करते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो वो चीज़ें रटने वाली हो जाती हैं। बस आपने देख लिया, कभी भी आप मैथ के क्वेश्चन को कभी देखिए और बस आपसे बहुत आसान लगेगा, और उसी के बाद उसको ट्राई करिए, तो वही उसमें 4-5 चीज़ें आपको ऐसी लगेगी यार ये मैंने नहीं सीखी है। ठीक है, तो चीज़ों को समझा करें, खुद ट्राई किया करें, उसके बाद फिर समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 24685 को 33776 लिखा जाता है तो 35791 को उसी भाषा में लिखेंगे, यानी कि क्या कोड करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करना है, इसमें +1 -1 चल रहा है। 24685 को क्या लिखा जा रहा है, 33776, तो कैसे लिखा गया है ये देखिए। 2 में अगर मैं +1 कर दूं तो 3, 4 में से -1 कर दूं 3, 6 में +1 कर दूं तो 7, 8 में से -1 कर दूं तो 7,
5 में +1 कर दूँ तो 6। तो इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। तो आपको नेक्स्ट वाला भी वैसे ही बना देना है। सबसे पहले +1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, -1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, +1 कर देंगे 8 हो जाएगा, -1 कर देंगे 8 हो जाएगा, फिर +1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये आपका कोड बन गया 44882। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए ट्राई करिए इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी कोड भाषा में टॉम को 48 और डिस्क को 27 लिखा जाता है, हैरी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? देखिए ये आपको बताना है। ट्राई करिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टॉम को 48 कैसे लिखा गया, तो टॉम को देखिए आपको पता होगा टी कौन से नंबर पे आता है? 20 पे। देखिए मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद कर लीजिए, क्योंकि नंबर याद होंगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि चुटकियों में हो जाएंगे। अगर याद नहीं होंगे वही क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए टॉम को 48 कैसे बना दिया गया है। टी आपका 20 पे आता है, ठीक है। ओ आपका किस पे आता है? 15 पे आता है। और एम आपका 13 पे आता है। अगर मैं 15, 13 और 20 को प्लस करूँ तो कितना हो जाएगा? 48। देख लीजिए जोड़ के। तो 48 इसको ऐसे लिखा गया है। वैसे डिस्क को कैसे लिखा जाएगा? डी आपका किस पे आता है? 4 नंबर पे आता है, ठीक है। आई आपका किस पे आता है? 9 पे आता है। सी आपका तीसरे नंबर पे आता है। के आपका 11वें नंबर पे आता है। इन सभी को प्लस करेंगे कितना होगा? 27। तो ये 27 ऐसे बना है। वैसे आप हैरी को बना लेंगे। देखिए एच आपका 8वें नंबर पे आता है, ए आपका पहले नंबर पे आता है, आर आपका किस पे ये आ जाता है 8वें नंबर पे, 18वें नंबर पे ये आता है 8वें नंबर पे, ठीक है। ठीक है, दोबारा से लिख देता हूँ। 8 1 18वें नंबर पे और ये भी 18वें पे, और वाई आपका आता है 25वें नंबर पे। तो देखिए 8 + 1 + 18 + 18 + 25 कितना होगा? 70। तो ये आपका 70 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये क्वेश्चन लगातार कराता रहूँ अलग अलग उसमें, तो इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप इससे आप खुद प्रैक्टिस करें कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएँ तो कैसे करना है। एक चीज़ और मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। अगर आपको अल्फ़ाबेट के नंबर याद नहीं है, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ए से एम तक और एम के नीचे एन लिखिए और एन से फिर इधर को लिखिए जेड तक, ठीक है। यानी कि इधर से इधर और इधर से इधर फिर एन से जेड तक पूरी ABCD लिखने के बाद में उन पे नंबर डाल लीजिए। और इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए जब आप एग्जाम में बैठे हों और आपको जो रफ शीट मिलती है उस रफ शीट में आप 30 सेकंड में इस काम को कर लें। अब 30 सेकंड में अगर आप इस काम को कर लेते हैं तो आप जल्दी से देख लेंगे कि टी किस नंबर पे आता है, ओ किस नंबर पे आता है और एम किस नंबर पे आता है। उन सभी को प्लस करके देखेंगे 48। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनके याद नहीं है या अभी टाइम नहीं बचा याद करने का, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओरल को 3196 लिखा जाता है, रिटर्न को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरे बोलने पर एक बार ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 8 को, वीडियो को पॉज कर लीजिए यहीं पे और ट्राई करके आंसर बताइएगा कि 8 का राइट आंसर क्या रहेगा। और ये अपना नाम लिख के बताइएगा कि कितने बच्चों ने इसका राइट आंसर किया है, और मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिए अगर आपको ट्राई करना है। देखिए यहाँ पे ओरल को क्या लिखा गया है? 3, यानी कि ओरल ये है, देखिए ओरल ये है और कोड इसका ये है। अब इसके बीच में जो ये काम हुआ है इसको मैं समझाऊंगा कि कैसे कैसे ये हुआ है। इसको ओरल के लिए कोड ये वाला बना है। अब ये जो कोड बन के आया कैसे बन के आया? वो आपका 15वें नंबर पे आता है। 15 को कैसे लिखा गया? 1 + 5, 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे 6 लिख दिया गया। फिर यहाँ पे 18 नंबर पे आर आता है, 1 + 8 किया गया तो 9 हो जाएगा। ए आपका पहले नंबर पे आता है, एल आपका 12वें नंबर पे आता है तो 1 + 2 किया गया। अब इनके नीचे यहाँ पे हमने लिख लिया 6913। अभी भी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब क्रॉस कोडिंग होगी आपकी, यानी कि 6 आपका इधर सबसे लास्ट में चला जाएगा और 3 सबसे पहले नंबर पे, 9 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। उसके बाद आपका ये पूरा कोड बन के आया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो और आपने ट्राई किया हो, और जितने बच्चों ने भी इसको ट्राई करके आंसर दिया होगा तो बहुत अच्छा है। यानी कि आपका जो रीजनिंग है उसमें आप बिल्कुल भी मार नहीं खाएंगे अगर आपका एग्जाम है, अभी कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न को कैसे लिखा जाएगा। अब डब्ल्यू आता है आपका 23 पे, आर आता है 18 पे, 9 पे आता है आपका सॉरी आई आता है 9 पे, T20 पे, T20 पे, और ई आपका आता है 5 पे, और एन आता है आपका 14 पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे 2 + 3, ठीक है, 1 + 8 और 9, यहाँ वैसे के वैसे 2 + 0, 2 + 0। तो ये आपका प्लस करने के बाद में यहाँ पे लिख देंगे ये सब कुछ,
ठीक है। उसके बाद में हम करेंगे क्रॉस कोडिंग, और क्रॉस कोडिंग कैसे करेंगे, यानी कि जो पहले था वो सबसे लास्ट में, जो सबसे लास्ट में था उसको सबसे पहले, और ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। 9 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे, ये 2 बीच में, वैसे का वैसे। तो अब आपका कोड जो बन के आया रिटर्न के लिए वो ये बन के आया, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 552299 और 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक आपका मिक्स सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई करिए और राइट आंसर क्या रहेगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 3F6G11I18L इस तरीके से लिखा है। नेक्स्ट आपको बताना है, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसमें सीरीज चल रही है। देखिए इसमें जो है नंबर की अलग चल रही है और जो अल्फ़ाबेट है उसकी अलग चल रही है। सब कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे 3 को यहाँ पे हमने 6 बनाया, कैसे +3 करके। नेक्स्ट यहाँ पे 4 को छोड़ के यानी कि +5 किया, फिर +5 करने के बाद में हम 6 को छोड़ के 7 प्लस किया, 8 को छोड़ के +9 करेंगे, तो यहाँ पे +9 करने के बाद में 27 आ जाएगा। 18 में 9 प्लस करेंगे 27, तो 27 तो आपका इस तरीके से बना है। और अब करें अल्फ़ाबेट की बात, तो यहाँ पे +1 किया गया सबसे पहले, फिर +2 किया गया है, आई आ गया, आई में +3 करेंगे एल हो जाएगा, और एल में +4 करेंगे तो पी हो जाएगा। तो जो आपका सही राइट आंसर बन के आएगा वो 27P हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपने ये राइट आंसर लगाया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। ये वाली सीरीज जो होती है, अब इसको कैसे करना होता है मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, बट दोबारा से फिर बता देता हूँ। सबसे पहले काउंट कर लीजिए इन सभी को, जैसे 1 जो खाली स्थान है उसको भी काउंट करिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये कितने हैं? 16 है, यानी कि 4 चौक 16, 4 4 के पेयर बन जाएंगे यहाँ 4। ठीक है, तो 4 4 के पेयर बनाएंगे, किस तरीके से बनेंगे? यहाँ पे ये एक पहला पेयर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपका ये हो जाएगा, सॉरी 2 ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट पेयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेयर ये हो जाएगा, और आपका कोई एक मिस हो गया, देखिए 2 2 4 एक पेयर ये हो गया, 2 2 4 एक पेयर ये हो गया, 2 और 2 4 एक पेयर, और एक लास्ट वाला पेयर। ये 4 4 के पेयर बन गए। अब ये 4 के पेयर बनाने का फ़ायदा क्या है और किस तरीके से आपको देखना है? LMK लिखा है लास्ट में, तो यहाँ पे सभी में L लगा दीजिए। ये भी लास्ट में क्या हो जाएगा? LMK, LMK। यहाँ पे भी अगर मैं लगाऊँ L और यहाँ पे M आ जाएगा, तो LMK, और यहाँ पे भी LMK, तो लास्ट में LMK आ गया। तो ये पूरा मुझे मिल गया KL और MK, KL MK, K यहाँ पे आ जाएगा, फिर L MK, KL MK, और यहाँ पे भी KL MK। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या क्या आपने लगाया? ये हो जाएगा L K M और L, ये देख लीजिए किस में है। तो अगर ये आपको मिल रहा है तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो LKMK यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। दोस्तों समझ में आया ना किस तरीके से मैंने किया? सबसे पहले काउंट किए कितने के पेयर बनने, 4 4 के पेयर बन जाएंगे 16 में। ज़्यादातर मतलब चांसेस यही रहते हैं जो एग्जाम में पूछे जाता है, 4 4 के पेयर। 4 4 के पेयर बनाने के बाद में भी बहुत सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएंगी। जैसे पूरी 3 चीज़ें आपको मिल गई कि 3 का तो एक पेयर हो गया, चौथा आप बाद में देखेंगे, पहले 3 3 के पेयर बना के चेक करिए कि दूसरे में भी 3 का पेयर सही बन रहा है क्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। 5 स्ट्रीट लाइट एक सीधी रेखा में 55 मीटर के अंतरों पर लगाई गई है, यानी कि हर एक जो लाइट के बीच में अंतर है वो 55 मीटर है। पहली तथा 5वीं स्ट्रीट लाइट के मध्य कुल कितनी दूरी है, ये आपको बतानी है। भाई एक स्ट्रीट लाइट है, इतनी है, 5 स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, 1 2 3 4 5, ये 5 स्ट्रीट लाइट होंगी। हर एक के बीच में कितना कितना है? 55 मीटर का अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है पहला तथा 5वीं स्ट्रीट लाइट के मध्य कुल कितनी दूरी है। तो अब कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे सीधा सीधा सा यही होता है कि अगर आपको पता है 55 मीटर की दूरी हर एक के बीच में है, तो पहले और 5वें के बीच की निकालिए, तो 5 में से 1 माइनस करिए और 55 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 की, तो 220 मीटर हो जाएगी। सीधा सीधा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इस तरीके से 1 2 3, तो ये हो गई 5 आपकी लाइट लग गई, एक ये 2 3 4 5। ठीक है, अब जो इनके बीच में दूरी होगी आप ये बताइए, 55 मीटर यहाँ होगी 1, 55 ये होगी 2, 55 ये होगी 3, और 55 ये होगी 4, यानी कि 1 2 3 4, ये 4 से आपको मल्टीप्लाई करनी है 55 की, वो भी तो मैंने अभी यहाँ पे ये किया है। तो बस 1 माइनस करिए और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 220 मीटर की दूरी होगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है, एक पंक्ति में हरीश का स्थान दाएं से 12वां तथा बाएं से 17वां है तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं ये आपको बताना है। दोस्तों सीधा सीधा सा एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपका। देखिए अगर मैं बात करूँ एक पंक्ति की तो पूरी पंक्ति में जो हरीश का स्थान है वो आपका दाएं से 12वां है और बाएं से 17वां, यानी कि इस साइड से तो ये 12वां है और इस साइड से ये 17वां है। तो ये वाला स्थान जो है जहाँ पे हरीश बैठा है ये 2 बार काउंट हो गया, एक बार तो 12वां इस साइड से और एक बार ये 17वां इस साइड से। अब आपसे पूछ लिया गया है कि टोटल जो बच्चे हैं इस पूरी लाइन में वो कितने हैं, तो आपको सीधा सीधा सा क्या करना है भाई, 12 इस साइड से हैं और 17 इस साइड से हैं, तो 12 + 17 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 29 और एक इसमें से माइनस कर देंगे। एक माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हरीश का स्थान 2 बार काउंट हो रहा है, एक बार इधर से काउंट हो रहा है और फिर एक बार इधर से भी काउंट हो रहा है, तो एक माइनस कर देंगे यानी कि 28। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी समझने की इतनी हार्ड चीज़ इसमें नहीं थी। बस ध्यान एक चीज़ का रखिएगा, जब भी यहाँ पे बोला जाए दाएं और बाएं, मैंने कल भी आपको बताया था, तो दोनों को प्लस करिए एक माइनस कर दीजिए अगर टोटल बच्चे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। या फिर कुछ और भी कंडीशन है तो दाएं बाएं होते ही आप दोनों को प्लस ही कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए अगर जो बोला जा रहा है दाएं से 12वां है, मैंने 12वां यहाँ लिखा और बाएं से ये 17वां लिख दिया इस साइड से, तो बस दोनों को प्लस करिए और ये 2 बार ये काउंट हो रहा है, एक बार इधर से भी हो रहा है, एक बार जब इधर से आते हैं तब भी 12वां बताया गया, इधर से आते हैं तो 17वां बताया गया, यानी कि हरीश का स्थान 2 बार काउंट हुआ है सॉरी, तो इसलिए एक माइनस कर दिया गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने इसमें पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी होगी तो वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूं, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसका राइट आंसर बताइए। कुछ एक तो इससे ये पता चलेगा कितने स्टूडेंट एंड तक वीडियो को देखते हैं। तो 13 का आंसर अपने नाम लिखने के बाद दीजिएगा, यानी कि अपना नाम भी जरूर बताया करें, ठीक है। हैशटैग लगा दिया करें, हैशटैग टॉपिक स्टडी, कुछ भी आप ऐसा करके बता दिया करें। तो समझ में आया तो आप